प्रश्न गुजरात से है और प्रश्न पूछने के लिए समय राकेश मिश्रा जी लाइन पर हैं। आपका स्वागत है। हम जो देख रहे हैं आपका सवाल, आपने जो डिटेल्स भेजी हैं, आपने बैंक ऑफ राजस्थान से इनफैक्ट लोन लिया था, होम लोन, बाद में जिस तरह से मर्ज हुआ आईसीआईसीआई बैंक के साथ और फिर जो अब इश्यूज आ रहे हैं, ये आप हमें बता पाएंगे? आपने आईसीआईसीआई बैंक से बातचीत की है, कुछ आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है जब आपने इस इशू को रेस किया है? हाँ जी, मैंने आईसीआईसीआई से बात किया है, उनको लिखित में भी दिया कि भाई मैंने जो है जी, हम बैंक ऑफ राजस्थान से जो मैंने लोन लिया था और बैंक ऑफ राजस्थान से ही सारी कंडीशंस करी थी जी। उसने 7.5 जो है पहले ईयर में किया था इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड 2 ईयर के लिए 8.5 रखा था और थर्ड ईयर के लिए 8.75, ऐसा लिखित में है मेरे पास बैंक ऑफ राजस्थान। नहीं वो ठीक है, अभी आईसीआईसीआई बैंक का क्या कहना है इस पर? आईसीआईसीआई बैंक का कि हमारे आईसीआईसीआई बैंक के ही आपको जो नियम कानून कायदे हैं सारे वही लगेंगे बोलते हैं। ओके। और 11.5 में अभी पे कर रहा हूँ, रेगुलर उनकी किस्त भर रहा हूँ, रेगुलर प्रीमियम भर रहा हूँ उनका। आपको राय दिलवाते हैं रुंगटा साहब, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये जिस तरह से महसूस कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जिस एग्रीमेंट के साथ ये आगे बढ़े थे इनिशियली, जो सोचकर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जिस बैंक के साथ वो मर्ज हुआ, इसमें अब इंडिविजुअल का तो उसमें जिस तरह से किसी प्रकार से कोई फॉल्ट कहीं पर नहीं है जो इनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो इन्होंने इनिशियली जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर आगे बढ़े थे, ऐसे में इनके अपने कुछ राइट्स भी हैं और बैंक अपनी तरफ से जिस तरह से वो अपना इनको समझा रहे हैं, इनको किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहिए इस केस को? तो राकेश जी, पहली बात यह है कि आपका एग्रीमेंट बैंक ऑफ राजस्थान से था और वो वैलिड रहेगा। मर्जर होने से आपकी राइट्स अफेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी तरीके से आपकी राइट्स अफेक्ट नहीं हो सकती। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और अगर बैंक आईसीआईसीआई बैंक अगर उसको ऑनर नहीं कर रहा है और आपने लिखित में भी दे रखा है और उसके बाद भी उन्होंने अगर उसको नहीं किया, तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर फॉलो करिए। जो बैंक की साइट पर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है, उसमें एड्रेस दिया हुआ है, उनका जो मेन ग्रीवियंस ऑफिसर है उनको आप लिखिए, अगर ऑलरेडी नहीं लिख चुके हैं तो, और उनको लिखिए। और अगर 30 दिन में भी अगर आपको सॉल्व नहीं होता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करिए। रिलीफ नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता, आपको रिलीफ पक्का मिलेगा। दूसरी बात, अब जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है इन एनी केस बहुत हाई है, जो 11.5% या 11.25% की रेट आप दे रहे हैं, आपके जो लोन अमाउंट है उसके मुताबिक आपको 10.5 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। वो आप आईसीआईसीआई बैंक से भी बात कर सकते हैं कि छोटी सी फीस देकर अगर वो आपको 10.5 पर शिफ्ट कर देता है, फ्लोटिंग रेट पर शिफ्ट होइएगा जी। डुअल रेट लोन्स पे जहाँ पे थोड़े दिन तक रेट फिक्स रहती है उस पर नहीं होइएगा। अभी हमने समझाया था कि उसमें क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। जैसे इनके केस में भी इन्होंने जिस तरह से एक टीजर प्रोडक्ट लिया, मतलब कुछ समय के लिए फिक्स रहा, फिर वो जिस तरह से बदलाव हुआ, फिर फ्लोटिंग के साथ जो मूव हो रहा है, इसमें जैसे आप कुछ देर पहले प्रीपेमेंट का जिक्र कर रहे थे, इसमें फ्लोटिंग के केसेस में तो हम देख रहे हैं प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है, लेकिन टीजर में जो ये पूरा वर्क करता है, इसमें जो एनएचबी की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली तो जिस तरह से हम देखते हैं प्रीपेमेंट चार्जेस रहते हैं, लेकिन आरबीआई का स्पेसिफिकली जो इस पर गाइडलाइंस है उसको किस तरह से रीड करना चाहिए? फ्लोटिंग पर तो नहीं है, लेकिन टीजर में एग्जैक्टली बैंक की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, अगर आप इनके समक्ष और बाकी व्यूअर्स को समझा सकें ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो अपना एक फाइनल डिसीजन लें। तो खैर, जहाँ तक बैंकों का सवाल है वो तो एनएचबी गाइडलाइंस के तहत नहीं आती हैं, तो वो आरबीआई की गाइडलाइंस में आती हैं। अभी तक आरबीआई का रुख इस पर 100% क्लियर नहीं है कि जब टीजर रेट, जो टीजर पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद, या फिक्स्ड पीरियड जो है वो ख़त्म होने के बाद जब फ्लोटिंग पे जाता है, उस समय अगर कस्टमर शिफ्ट करता है तो उस पर प्रीपेमेंट चार्ज रहेगा कि नहीं। एनएचबी तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अलाउ करता है उस पर प्रीपेमेंट चार्ज लगाने का। आरबीआई का रुख अभी तक इस पे क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिलहाल के दौर में आप फ्लोटिंग रेट ही लीजिए। उसमें 2 फायदे हैं, एक तो चूंकि रेट्स गिरने की संभावना है तो ये हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो रेट में भी, और कोई कारण से अगर ये एग्जिस्टिंग लेंडर आपको बेनिफिट नहीं देता है गिरी हुई रेट का, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं बिना कोई चार्ज के। और वही एक सबसे बड़ा आपके हाथ में वेपन है, ये सिक्योर करने के लिए कि वो आपको ज्यादा चार्ज नहीं करे। अच्छा, तो इसलिए आप जी अगले सवाल पर मूव करें उससे पहले, क्या संभव, क्योंकि रेगुलेटर भी आपको लगता है थोड़ा अनकंफर्टेबल रहा है ये टीजर प्रोडक्ट्स को लेकर, जो पीछे स्टेटमेंट्स रही थी कि ग्राहक कुछ सोचता है बाद में कुछ हो जाता है?
हाँ, तो रेगुलेटर तो अनकंफर्टेबल रहा था, बट दैट इज ऑल द मोर रीजन कि जब वो फ्लोटिंग पे जाएगा तब उसको प्रीपेमेंट अलाउ करना चाहिए, बिकॉज अगर वो ट्रांसफर होगा तो लोअर रेट पर होगा। तो आई थिंक अगर उसका सही तरीके से उसको अगर एग्जामिन किया जाए तो मेरे ख्याल से फ्लोटिंग होने के बाद क्या फर्क पड़ता है कि पहले वो फिक्स था या नहीं। एब्सोल्युटली।